हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज का जो हमारा गोल है, हम दो टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पायरेशन क्या होता है। ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, इन दो टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिटेल से कहां पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। यहां पर हम आपको ब्रीफ में बताएंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद होता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हैबिटाट के अंदर हम क्या बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं, इस बारे में हम हैबिटेट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर हम बात करेंगे कि जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलिमेंथस, एस्केहेलिमेंथस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और जो पूरा कोडेटा होता है, इन सभी ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं, इन्हें ब्रीफ में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन से। और एक बात और बता दें हम आपको, हम कंप्लीट एनसीईआरटी को यहां पर कवर करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग क्या होता है? आप सभी को पता है कि जो क्या होता है, ऑक्सीजन अपने अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? इसे ही हम ब्रीथिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं, या वेंटिलेशन बोलते हैं। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में गैसियस का एक्सचेंज में कौन कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाती है। और मींस एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 प्रोड्यूस बाय सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसे क्या बोलते हैं? हम ब्रीथिंग बोलते हैं। बेसिकली ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन अपने अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। इसे क्या बोलते हैं? हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो फिर रेस्पिरेशन क्या चीज है? रेस्पिरेशन एक अलग चीज है, उसके बारे में हम बात करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होती है? अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ATP बनती है, मींस एनर्जी बनती है। कैसे होता है? हमने कोई फूड खाया, ये क्या है? ग्लूकोज फूड। इस फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या चीज? फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? बर्न करते हैं। तो क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ए प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कहां से? फूड से। किससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है? फूड से क्या करती है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस ग्लूकोज को क्या कर दिया हमने? ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन करता है। ये ATP ही क्या है? एनर्जी है। CO2 एंड H2O बनती है और जो ये CO2 होती है इसे हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और ये ऑक्सीजन कहां से आई है? एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन आई है। ये होता है रेस्पिरेशन। ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन,
दूसरा होता है इंटरनल रेस्पायरेशन और एक होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के अंदर होता है जो वो ब्रीथिंग है, मींस CO2 को क्या करना, बाहर निकालना, और ऑक्सीजन को अंदर लेना, क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, क्या कहलाता है ये, इस एरो का मतलब है इन और इसका मतलब है आउट। CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, ब्रीथिंग के थ्रू होता है ये काम ब्रीथिंग में ही तो होता है, CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना वाया ब्रीथिंग। दूसरा क्या होता है, एक होता है इंटरनल रेस्पायरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। लंग्स एंड ब्लड के बीच में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और तीसरा होता है सेलुलर रेस्पायरेशन, जो सेल के लेवल पर देखने को मिलता है हमें। तीसरा होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर गैस का एक्सचेंज देखने को मिलता है हमें ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ये सेलुलर रेस्पायरेशन को ही दिखाया है यहाँ पर। ग्लूकोज को क्या कर दिया हमने, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 एंड H2O में तोड़ दिया, 38 ATP यहाँ पर बनी है। ये क्या है, ये सेलुलर रेस्पायरेशन ही है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, किसी सेल के अंदर ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ये रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है हमें, सेल के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, इसलिए क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, ये ऑक्सीजन ब्लड से ही तो पास होके आई है। ऑक्सीजन कहाँ से आई है, ब्लड से ट्रेवल करके आई है। तो अब आप समझ गए होंगे रेस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग, सिंपल ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग के अंदर ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना। रेस्पायरेशन के अंदर 3 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और तीसरा होता है सेलुलर। एक्सटर्नल में CO2 का बाहर निकालना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है, लंग्स एंड ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज करना। और सेलुलर रेस्पायरेशन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में गैसियस एक्सचेंज क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पायरेशन कहलाता है। आई होप आपको ये सब कुछ अब क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी NCERT पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं हम NCERT के अंदर इसके बारे में क्या लिखा है। NCERT के अंदर पहली लाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। इसका क्या मतलब है, सीधा सा बोल रहा है NCERT के अंदर कि ऑक्सीजन को अंदर लो, CO2 को बाहर निकालो, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। और ये CO2 हमने बताया था भी आपको, CO2 कहाँ बनी थी, वो CO2 बनी थी सेल के अंदर, CO2 बनी थी सेल के अंदर। यही बात लिखिए, CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हमने आपको बता दिया, वो सेल के लेवल पर रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। और 2 रेस्पायरेशन हमने आपको और भी बताए हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन
तो आप फील कर सकते हो, जब अपनी आप चेस्ट पर हाथ रखते हो तो आप फील कर सकते हो कि जो आपकी चेस्ट है वो ऊपर और नीचे हो रही है, ऐसा आप फील कर सकते हो। ये होता है ब्रीथिंग के कारण। यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीथिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? ये सब होता है ब्रीथिंग के कारण, जो हम सांस लेते हैं उसकी वजह से हमारी चेस्ट अप एंड डाउन होती है, डायफ्राम ऊपर व नीचे होता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, उससे अगले डायफ्राम कैसे अप एंड डाउन होता है ब्रीथिंग के अंदर। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के अंदर एंटर कर चुके हैं, मीन्स अब इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आपको ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन को ब्रीफ में बता दिया है। अगर कोई ब्रीथिंग की बात करे, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो सेल के लेवल पर जाकर के जो हमने फूड इनटेक किया है उसे CO2 में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये हैबिटेट क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है उसे बोलते हैं उसका हैबिटेट। तो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा? या तो वो पानी के अंदर रहेगा या वो कहाँ रहेगा? जमीन के ऊपर रहेगा। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जल में देखने को मिलते हैं, पानी के अंदर देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। और जो लैंड पर देखने को मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। हैबिटेट क्या होता है? या तो एक्वेटिक होगा कोई ऑर्गेनिज्म या होगा टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मीन्स वाटर वाले, वाटर में रहने वाले। टेरेस्ट्रियल लैंड पर जो देखने को मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आपने एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा होगा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है ऑर्गन, और चौथा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। हमें पता है पहला क्या होता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और हम इवोल्व किंगडम, इवोल्व फाइलम के अंदर जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन के अंदर हमें प्लेटीहेलिमेंथस, और इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है एसके हेलिमेंथस से लेकर कोडेटा तक सभी जितने भी फाइलम आते हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एसके हेलिमेंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, और इसके बाद जो कोडेटा के आते हैं, फिशिस आती है और एम्फीबियंस आते हैं, एविस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, मैमिलिया आते हैं। इन सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और अब एक बात क्या हम क्यों बताना चाह रहे हैं इनको कि सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है वो इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है, जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कहां पर रह रहा है और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इसी हिसाब से उसके अंदर हमें रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग देखने को मिलती है। मींस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है तो वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अब आपने याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस पर डिपेंड करता है, कि वो सांस कैसे लेगा, वो गिल्स के थ्रू सांस लेगा, कोई ऑर्गेनिज्म लंग से सांस लेगा, डिफ्यूजन के थ्रू सांस लेगा, तो वो सब किस पर डिपेंड करता है, उसका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ पर रह रहा है, और दूसरा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कैसे करेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मींस डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के अंदर, पोरीफेरा के अंदर कैसे ऑर्गन देखने को मिलते हैं हमें, टीनोफोरा के अंदर कौन से, सिलेंट्रेटा, प्लेटी एलिमेंथस, एस्के एलिमेंथस, इन सभी के अंदर कौन कौन से हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं और ये सांस कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं इस लैंड पर। इस लैंड पर 2 टाइप्स के हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं नॉन कोडेट्स और दूसरे होते हैं कोडेट्स। जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकोड अब्सेंट होती है, और जो कोडेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन कोडेट्स के बारे में। जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनके अंदर पोरीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलियम, हेलिमेंथस मींस हेमिकोडेटा तक के जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉन कोडेट्स के अंदर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कोडेट्स के बारे में। सबसे पहला हमारा फाइलम क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, पोरीफेरा के अंदर हमें स्पंज देखने को मिलते हैं। पोरीफेरा के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हमें स्पंज देखने को मिलते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या देखने को मिलते हैं हमें, सिलेंट्रेटा के अंदर हमें हाइड्रा देखने को मिलता है। सिलेंट्रेटा के अंदर हमें हाइड्रा देखने को मिलता है। टीनोफोरा के अंदर क्या देखने को मिलता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है वो, प्लोरोब्रेकिया। प्लोरोब्रेकिया। प्लेटी हेलिमेंथस के अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्लैटवर्म। अब जो शुरू के 4 फाइलम होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटी हेलिमेंथस, ये शुरू के क्या 4 हैं, शुरू के 4 फाइलम हैं। इन 4 फाइलम के अंदर क्या होता है, इन 4 फाइलम के अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो होती है बाय डिफ्यूजन। जो ब्रीथिंग होती है, जो ब्रीथिंग होती है वो होती है बाय डिफ्यूजन। मींस डिफ्यूजन के थ्रू इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रीथिंग देखने को मिलती है। अब ये ब्रीथिंग क्या है भाई, डिफ्यूजन क्या है, ये मींस ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये पानी के अंदर हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, पोरीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलिमेंथस। कुछ बाहर भी देखने को मिलते हैं बट मोस्टली पानी के अंदर ये देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, ये हमारे पास ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ये क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो इन चारों ग्रुप में से कोई से एक का है। ये क्या है, हमारे पास पानी है बाहर, तो पानी है, H2O है। इस H2O के अंदर ऑक्सीजन खुली होती है। इस ऑक्सीजन क्या है, इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर से आई है वो डिजोल्व ऑक्सीजन इस पानी के अंदर है, और ये कोई ऑर्गेनिज्म इसके अंदर फिर रहा है। तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से क्या करेगा, CO2 बाहर निकाल देगा और इस पानी से ये ऑक्सीजन को अपने अंदर डिफ्यूज कर लेगा। अपने अंदर ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेगा, CO2 को बाहर निकाल देगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। इस तरीके से डिफ्यूजन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, इस तरह से क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं।
मीन्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये H2O के अंदर क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। इस तरीके से पहले 4 जो फाइलम होते हैं उनके अंदर हमें ब्रीथिंग देखने को मिलती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं एनेलिडा में कैसे होती है, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। अब अगला आता है एनेलिडा। अब अगला क्या आता है, एनेलिडा। तो मींस इनमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से इनके अंदर क्या होती है, ब्रीथिंग देखने को मिलती है। अब आ चुके हैं हम एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा के अंदर क्या, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनेलिडा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे फ्लैटवर्म। एनेलिडा के अंदर क्या आते हैं, फ्लैटवर्म आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर, फ्लैटवर्म। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, फ्लैटवर्म है। ये क्या है हमारे पास, फ्लैटवर्म, या इसे क्या बोल दिया हमने, अर्थवर्म है हमारे पास। ये क्या है, अर्थवर्म। तो इस अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, जो इस अर्थवर्म की स्किन होती है, इस अर्थवर्म की क्या होती है, स्किन होती है। जो इस अर्थवर्म की स्किन होती है वह बहुत ज्यादा थिन होती है, वह बहुत ज्यादा क्या होती है, थिन होती है, और मॉइस्ट होती है, गीली होती है। जो इसकी स्किन होती है वो थिन एंड मॉइस्ट होती है। तो थिन एंड मॉइस्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा पतली है ये, बहुत ज्यादा क्या है ये, पतली है। इसके थ्रू रेस्पायरेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। इस थिन एंड मॉइस्ट स्किन को ही हम क्या बोलते हैं, इस थिन एंड मॉइस्ट स्किन को ही हम बोलते हैं क्यूटिकल। इस थिन एंड मॉइस्ट स्किन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। तो इस थिन एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही अर्थवर्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, रेस्पायरेशन हमें देखने को मिलता है। तो रेस्पायरेशन इसके अंदर कैसे होता है, इस थिन मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही अपने अंदर क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, और इस स्किन के थ्रू ये CO2 को बाहर निकाल देता है। इसे क्या बोलते हैं हम, क्यूटिकल के थ्रू रेस्पायरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलते हैं हम इसको, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। मींस बहुत ज्यादा पतली और मॉइस्ट स्किन जो होती है उसके थ्रू जो रेस्पायरेशन होता है वो एनेलिडा के अंदर हमें देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, एनेलिडा के अंदर देखने को मिलता है। और कैसा होता है ये, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन ये होता है। अब हम एनेलिडा से आगे बढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा की तरफ। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होता है, ब्रीथिंग, आर्थ्रोपोडा के मेंबर रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग कैसे करते हैं। अब आ चुके हम आर्थ्रोपोडा के अंदर। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें रेस्पायरेशन 4 प्रकार से देखने को मिलता है। पहला होता है गिल्स के थ्रू, पहला होता है गिल्स के थ्रू, दूसरा होता है बुकलंग्स, दूसरा होता है बुकलंग्स, तीसरा होता है बुक गिल्स, और चौथा होता है ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू। चौथा होता है ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू। जो गिल्स होते हैं इसके थ्रू रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। जो बुक गिल्स होते हैं इसके थ्रू कौन रेस्पायरेशन करते हैं, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं। क्या होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, वे बुक गिल्स के थ्रू करते हैं। बुक लंग्स, बुक लंग्स के थ्रू कौन करते हैं, जो स्कॉर्पियन होते हैं, बिच्छू होते हैं, मकड़ियां होती है, स्पाइडर्स होती है, तो वे कवर करते हैं बुक लंग्स के थ्रू। ट्रैकेल सिस्टम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच बेसिकली लार्ज जो होते हैं, मैक्सिमम आर्थ्रोपोडा होते हैं जो इंसेक्ट आते हैं, जो मैक्सिमम इंसेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, वे सब ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियोल क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम कैसे होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं आप इसको, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कॉकरोच वाले पोर्शन में आप ट्रैकियल सिस्टम को पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमम किस में देखने को मिलता है, इसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू इसके अंदर देखने को मिलता है।
अब आ गए मोलस्का के अंदर। मोलस्का के अंदर कैसे रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? तो मोलस्का के अंदर होता है गिल्स के थ्रू। मोलस्का के अंदर होता है गिल्स के थ्रू। और गिल्स क्या होते हैं? गलफड़े बोलते हैं जिनको। गिल्स के थ्रू इसके अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और इस गिल्स में, इसमें मोलस्का के अंदर कौन आते हैं? आता है इसके अंदर पिला, जिसे हम बोलते हैं एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल बोलते हैं, या ऑक्टोपस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। मोलस्का की बात कर ली हमने। अब आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन आता है? स्टारफिश, सितारा मछली, एस्टेरियसिस। एस्टेरियस, एस्टेरियस क्या बोलते हैं इसको? स्टारफिश। इसमें होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू। वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसके थ्रू हमें इसके अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम का जो मेन हम पढ़ाएंगे, जो डिटेल से पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम के अंदर। यहाँ पर नहीं बता सकते। मीन्स हम बता सकते हैं इसके अंदर फॉल्स जो होते हैं, ट्यूब फॉल्स फिट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? ट्यूब फॉल्स फिट इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अभी आप इतना याद रखिए, ट्यूब फॉल्स फिट के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू। हेमिकोडेटा के अंदर क्या होता है? हेमिकोडेटा ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, फिर इनमें भी क्या होता है? गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो नॉन कोडेटा वाला पोर्शन है वो हो जाता है समाप्त। अब चलता है हमारा कोडेटा वाला पोर्शन। अब क्या चलता है? हमारा कोडेटा वाला पोर्शन। अब आ चुके हैं हम कोडेटा वाले पोर्शन पर। कोडेटा के अंदर क्या क्या होता है? एक तो फिशिस होती है। फिशिस ये सुपर क्लास के अंदर आती है। फिशिस के अंदर, फिशिस किससे करती है? गिल्स, गिल्स के थ्रू ये रेस्पायर करती है। फिर आते हैं एम्फीबिया के अंदर। एम्फीबिया जिसके अंदर फ्रॉग आता है, फ्रॉग आता है। ये कैसे रेस्पायर करते हैं? ये रेस्पायर करते हैं या स्किन से भी करते हैं रेस्पायरेशन, अपनी स्किन से, लंग्स से करते हैं। ये गिल से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं, स्किन से करते हैं, लंग्स से करते हैं, गिल से करते हैं। ये ऐसा क्यों है कि मतलब स्किन से करते हैं? ये स्किन से वही क्यूटेनियस वाला, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, स्किन बहुत पतली होती है इसलिए। और एम्फीबियन का क्या मतलब है? ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी ये रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इन्हें हम? एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मींस इनके अंदर लंग्स होते हैं, ओनली लंग्स। फिर आ जाते हैं एविस, जिन्हें बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं? एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स प्लस लंग्स। और आ जाता है सबसे लास्ट में मैमल्स। मैमल्स के अंदर क्या होते हैं? मैमल्स के अंदर होते हैं लंग्स। मैमल्स के अंदर ही आते हैं हम। तो ये देखने को मिलता है हमें कोडेटा के अंदर। अब एनसीईआरटी देख। अब रेस्पिरेटरी और एनसीईआरटी की लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने आपको बताया था ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है हैबिटाट और दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट से क्या मतलब है? जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे स्पंज हुआ, सिलेंट्रेटा हुआ, फ्लैटवर्म हुआ, या प्लेटिहेल्मिन्थस की बात कर रहा है। इसके अंदर एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस। हम आपको इसके बाद मतलब इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। शुरू के चार होते हैं, शुरू के चार पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थस। इनमें पूरी बॉडी के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। Earthworm use the most cuticle and insect have a network of tracheal tubes to transport atmosphere within the body। क्या हमने बताया था? अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है?
अर्थवॉर्म के अंदर हमें मोइस्ट क्यूटिकल, थिन क्यूटिकल देखने को मिलती है, पतली स्किन होती है। और इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स देखने को मिलती है। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स यूज टू मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, हमने बताया था एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है, गिल्स देखने को मिलते हैं। एंड मोलस्का वेरेज वस्कुलर बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने बताया था जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर आ जाते हैं, लैंड पर आ जाते हैं, तो उन्हें केवल लंग्स ही चाहिए, उनमें गलफड़े जो गिल्स होते हैं वे काम नहीं करते, उनमें केवल गिल्स ही काम करते, सॉरी लंग्स ही काम करते हैं सांस लेने के लिए। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशिस यूज गिल्स, फिशिस के अंदर क्या चाहिए, गिल्स चाहिए। वेयर एज रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, हमने आपको बता दिया है इनके बारे में कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या चाहिए, लंग्स चाहिए। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायरेशन थ्रू द मोइस्ट स्किन आल्सो, हमने आपको समझा दिया है कि जो फ्रॉग होता है उसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी हमें देखने को मिलता है, ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायरेशन कर सकता है, क्या है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन है। मैमल्स हैव वेल डेवलप रेस्पायरेटरी सिस्टम, जो मैमल्स होते हैं उनका रेस्पायरेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है। ये वाला टॉपिक हो चुका है हमारा समाप्त। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे।